तो ये देखिए आपका ये पहला पेज है, देखिए विज्ञान कक्षा 10 से अनसॉल्व पेपर सॉल्व होगा। और देखिए चैनल का नाम है सरल सॉल्यूशन। आप लोग इसको चैनल को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिस पर कमेंट करेंगे वो वीडियो आपको बन जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो को बनने के लिए कौन कमेंट किया था, गोलू जी, ठीक ना। उस पर लिखा है गोलू जी कमेंट, आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा है गोलू जी कमेंट किए थे। और देखिए ये अनसॉल्व पेपर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए राजीव का अनसॉल्व पेपर है। ये देखिए विज्ञान कक्षा 10 का है, ठीक ना। कक्षा 10 का ये क्या है, विज्ञान है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं जो आपको हल कराने जा रहा हूँ, ये हल कराने जा रहा हूँ, ये आपका देखिए प्रैक्टिस सेट 1 2022 का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। 2022 का जो प्रैक्टिस सेट है ये हल कराने जा रहे हैं हम। देखिए सेट नंबर 1 2022, यहाँ पर कोड दिया है 824 BJ, ठीक ना। और ये पूर्णांक दिया है 70 नंबर का ये पूर्णांक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और फिर उसके बाद करना रहेगा आपको पेपर। 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर लिखा गया है, ये केवल प्रश्न पत्र है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर खंड क करके, फिर यहाँ पर रहेगा आपको खंड ख करके। यहाँ पर देखिए खंड ख है और खंड ग है। यहाँ पर देखिए खंड ख है और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर खंड ग है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए खंड ग है, ठीक। अब देखिए आपको मैं खंड क का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और ख का जो पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और केमिस्ट्री ही हल किया हूं, ठीक ना। अगर आपको पूरा चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है मैं पूरा कर दूं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वायु के सापेक्ष पहला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, हीरा, ठीक ना। हीरा में क्या होता है, वायु के सापेक्ष हीरा में क्या होता है, अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस लगेगा, और आपको दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस लगेगा, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु सही दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक ना। सही बताएं, उल्टा नहीं बताएं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब देखिए घ वाला कह रहा है कि यदि बराबर चुंबकीय फ्लक्स और बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या हो, क्षेत्रफल हो, तो इनके बीच सही संबंध है। इनके बीच सही संबंध क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी बराबर 5/ए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा वाला आपको लगाना है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक ना। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर दिया है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 40 गुना के 80 हो जाएगा, ठीक ना, डबल हो जाएगा, ठीक। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक ना। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको हल करिएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिजिक्स का सारा क्वेश्चन ये फिजिक्स का है, ठीक ना। उसके बाद ये खंड ख जो है ये रसायन विज्ञान आता है जो हम पढ़ाते हैं, ठीक ना। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री में आता है, ठीक। अब देखिए खंड ख में हम लोग हल किए हैं खंड ख। यहाँ पर देखिए खंड ख हल किए हैं। खंड ख का पहला पेज देखिए, यहाँ पर कह रहा है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है 2022 का, कोड नंबर देख लीजिए 2824 BJ, ठीक ना। रसायन विज्ञान खंड ख। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 के से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 5 का पहला एक क वाला, ठीक ना। शुद्ध जल का pH मान होता है, ठीक ना। कितना होता है शुद्ध जल का pH मान, सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। और NaCl जो आपका नमक है NaCl, इसका भी क्या होता है, pH मान 7 होता है, ठीक ना। फिर ये आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ख वाला कह रहा है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए Zn कौन है, जिंक है, ठीक ना। Zn जो आपकी है ये अम्ल से क्या करती है, हाइड्रोजन को हटा देती है। क्यों हटाती है, ये देखिए क्यों हटाती है इसलिए हटाती है क्योंकि ये जो सक्रियता श्रेणी में है, सक्रियता श्रेणी में इसको ऊपर रखा गया हाइड्रोजन से, इसलिए क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, ठीक ना। ग वाला देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है।
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन का मतलब समझ रहे हैं, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो किसमें तीन कार्बन होगा वही प्रोपेन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे, तो इसमें एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेथेन, ठीक ना। इसमें देखिए तीन कार्बन है, प्रोप है, प्रोप में क्या लगाएंगे, प्रोप, ये देखिए प्रोप है, प्रोप में एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये C4 है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं चार कार्बन को, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और ये एथेन है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कितने अंक का है, 2 अंक के लिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम प्रणाली लिखना, ठीक ना। IUPAC में नाम लिखना है इसका, IUPAC नाम लिखना। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, IUPAC नाम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 है, ये इसको हम क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर बताएं कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट कहते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, चार कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इधर से नंबर कर लें, ठीक ना। चार कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ब्यूट में एन लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, IUPAC नाम, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला देखिए CH3COOH है, ठीक ना, CH3COOH, जिसमें ये वाला ग्रुप आ जाता है COOH, उसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सफिक्स ओइक एसिड। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, दो कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। अब इसमें ओइक लगाएंगे तो एथेन, एथेन पहले हो जाएगा, ये एथेन हो गया, फिर इसमें प्लस करेंगे ओइक एसिड, ठीक ना, ओइक प्लस एसिड, ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा एथेनोइक, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला, अब देखिए प्रश्न नंबर ख का जो है, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला, ठीक ना, कह रहा है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक ना। मेंडलीफ का आवर्त नियम बताना, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम कह रहा है कि आवर्त नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक जो है, रूसी वैज्ञानिक कौन किए थे, मेंडलीफ ने सन 1869 ईस्वी में किया था, ठीक ना। आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन है रूसी वैज्ञानिक कौन, मेंडलीफ 1869 ईस्वी में किया था। अब देखिए इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, मेंडलीफ के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ठीक ना। उनके भारों क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अब देखिए इसमें 18 वर्ग यानी कि ग्रुप है तथा 7 आवर्त यानी कि पीरियड्स होते हैं, ठीक ना। 18 वर्ग जो आपके 18 वर्ग है, ऐसे ऐसे जो आपकी चीना खाचा गया है, आपकी किताब में ऐसे ऐसे चीना खाचा गया, वो 18 ठे है। और देखिए जो आपका 7 गो आवर्त है, ये ऐसे ऐसे 7 गो आवर्त ऐसे बनाया गया, ठीक ना। इसको आवर्त बोलते हैं, जो ऐसे गया है उसको आवर्त बोलते हैं, और जो इसे ऊपर से आया है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक ना, ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अब देखिए 6वां का ग वाला, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ग वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ठीक ना। तो ये अभिक्रिया को आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH है प्लस C2H5OH है, ठीक ना। तो ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर OH निकलेगा, ये क्या देगा, OH देगा, और यहाँ से ये एसिड क्या देगा, H+ देगा, ठीक ना, H+ देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये H2O, OH और H मिलेगा तो H2O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH3 और COO, और ये C2H5 इसमें आके जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5, और यहाँ पर प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या रहा है, C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड है, और यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, जली है। इसमें आप क्या बनेगा, तो इसमें देखिए यहाँ से ये ब्रेक होगा और यहाँ से ये ब्रेक होगा, ठीक ना। यहाँ से ब्रेकिंग होगी, इसकी यहाँ से ब्रेकिंग होगी, ये माइनस ये प्लस देगा, ये माइनस देगा, ये प्लस देगा।
ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ, ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए C2H5 हो जाएगा और ये OH बन गया यानी कि एल्कोहल बन गया, प्लस में KBr बन जाएगा, ठीक ना। हमेशा ये प्लस वाला आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए KBr आगे लिखिए प्लस वाला, यहाँ पर भी प्लस वाला आगे लिखिए, ठीक ना। ये KBr बन गया, ठीक ना, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 7 का दूसरा मतलब 2 अंक के, प्रश्न नंबर 7 जो है ये सब क्या है 2 अंक के लिए, ठीक ना। सब कितने अंक के लिए हैं 2 अंक के लिए। तो यहाँ पर देखिए क वाला कह रहा है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक ना। धावन सोडा और मीठा सोडा, मीठा सोडा का नाम सुने कि नहीं आप लोग, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं मीठा सोडा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए धावन सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। और यहाँ पर सूत्र देखिए Na2CO3 इंटू 10H2, ये आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, और इसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। मीठा सोडा देखिए यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक ना, नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 मतलब ये है आपका सोडियम, ये क्या है सोडियम है, हाइड्रोजन अगर बीच में लगा है, अगर सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे बाई बोलेंगे, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, और सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका नाम और इसका सूत्र हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले पेज पर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख वाला, ठीक ना, प्रश्न नंबर 7 का ख वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या करना है उदाहरण देना है और इसको स्पष्ट करना है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसे, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो है 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जिसमें 2 यौगिक लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक यौगिक और यहाँ पर एक यौगिक लिया गया, 2 यौगिक हो गया, और दोनों के आयन के आदान प्रदान से यौगिक बनते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी ब्रेकिंग होती है, ऐसे ब्रेकिंग होती है, और इसकी ब्रेकिंग ऐसे होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए ब्रेकिंग हुआ तो ये प्लस देगा, ठीक ना, ये +2 देगा और ये माइनस देगा, और ये देखिए क्या देगा, ये -2 देगा और ये +1 देगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या होगी ब्रेकिंग हो गई। अब देखिए माइनस वाला प्लस वाले के साथ और प्लस वाला माइनस वाले के साथ, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और इनका जो प्लस माइनस है सेम, इसका 2 है इसका भी 2 है, तो ये न्यूट्रल बनाएगा, ठीक ना, यानी कि BaSO4 बनाएगा, सिंपल में बना दिया, इस पर कोई ट्वाइस वाइस नहीं लगेगा। फिर ये देखिए 1 माइनस 1 प्लस वाला NaCl बनाएगा, तो NaCl बना लिया। अब देखिए दूठ है दूठ है सोडियम है, तो दूठ है NaCl बनेगा, कितना बनेगा 2 NaCl बनेगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 2 अंक और 3 अंक के लिए, ठीक ना। 2 क्वेश्चन इसमें 2 अंक के रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ये 2 नंबर का है, ठीक ना। तो कह रहा है संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर देखिए संक्षारण हम लिख लिए, किसी धातु सतह पर नमी या वायुमंडलीय गैसों के प्रभाव से उन पर अवांछनीय परत जैसे में ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया तथा कार्बोनेट हो गया, ठीक ना, का जमना संक्षारण कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि अगर आप कोई धातु ले रहे हैं, ठीक ना, जैसे आप लोहा ले लीजिए, क्या ले लीजिए लोहा ले लीजिए, और लोहा लेकर आए आप घर पर चमक रहा है, ठीक ना, उसको 2 दिन आप खुले में रख दीजिए, और खुले में रखेंगे तो क्या होगा उस पर नमी लगेगी और हवा लगेगी। जब उस पर हवा और नमी लगेगी तो क्या हो जाएगा संक्षारित हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा, उसी को बोलते हैं संक्षारण, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं संक्षारण। जैसे यहाँ पर देखिए Fe O2 दोनों का रिएक्शन कराए तो क्या बना Fe2O3 बना, ठीक ना, Fe2O3 बना। और ये 2 और 3 क्यों लिखे हैं, ये संतुलित करने के लिए लिखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ना, ये उदाहरण हो गए। अब देखिए साबुनी पर, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 का ख वाला है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। साबुनीकरण क्या होता है ये बार बार पूछता है साबुनीकरण। यहाँ पर देखिए पहले हम साबुन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम Na तथा पोटेशियम के लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक ना, यानी कि उच्च अणु भार वाले, जिसका अणु भार बहुत अधिक हो, ठीक ना, 1000 हो या 10,000 हो, इतना ज़्यादा हो, उसका अणु भार 1000 हो या उससे भी ज़्यादा हो तब भी चलेगा, ठीक ना, उनको हम क्या कहते हैं सोडियम लवण को क्या कहते हैं साबुन कहते हैं। ये तेलों और वसाओं के NaOH या KOH द्वारा
जल अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक ना। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हम ले लिए, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि CH2O COC17 और H35, ठीक ना। वहाँ पर यहीं पर मतलब वही सूत्र यहाँ पर भी और वही सूत्र यहाँ पर भी है, ठीक ना। फिर यहाँ पर क्या किए, NaOH कहें, उसमें NaOH या KOH ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक Na इसके साथ जुड़ेगा, एक Na इसके साथ, एक Na इसके साथ, इसलिए 3NaOH लिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C17 H35 और COONA, ठीक ना। ये आपका साबुन बन गया, ये आपका क्या बन गया, साबुन बन गया। और यहाँ पर देखिए जो ये वाला बचा हुआ भाग, ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक ना। ग्लिसरॉल भी इससे बना सकते हैं और साबुन भी बना सकते हैं, दोनों चीज बना सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8वां का ग देखिए, प्रश्न नंबर 8वां का ग कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपको आवर्त बताना है और समूह की परिभाषा देना, ठीक ना, दो चीज की। तो यहाँ पर देखिए पहले हम आवर्त लिखें। आवर्त क्या होता है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में तत्व क्षैतिज पंक्तियों की श्रृंखला में व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक ना, जिन्हें आवर्त कहते हैं। इससे क्या होता है, समान गुणों वाले तत्व लंबवत कलाम यानी कालमों में इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, ठीक ना। यानी कि अब मैं समझा दूं आपको कि जो आपको मैं ऐसे ऐसे करके बता रहा था, ऐसे ऐसे करके बता रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक ना, ये क्या थी, 7 गो आपको क्या थी, 7 गो आवर्त थी, ठीक ना। 7 गो आपकी ये आवर्त थी, आवर्त, ठीक ना। ऊपर मैं आपको आवर्त का फिगर ये एक दिखा दूंगा ऊपर, ठीक ना, देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए समूह क्या होता है, समूह आवर्त समूह या फिर कह सकते हैं इसको ग्रुप, ठीक ना। फिर देखिए आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समूह या वर्ग या ग्रुप कहते हैं, ठीक। आपको ऐसे ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऊपर से जो नीचे आए रहते हैं, ऐसे ऊपर से जो नीचे आए रहते हैं, ठीक ना। ऊपर से जो नीचे आए रहते हैं ऐसे ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं और समूह भी बोलते हैं। और ऐसे जो गए रहते हैं, ऐसे 7 गो जो ऐसे ऐसे गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, ठीक ना। उनको हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए समूहों की संख्या कितनी होती है, ऐसे ऐसे जो आए रहते हैं, ऐसे ऐसे उनकी संख्या 18 होती है। और आवर्त की संख्या ऐसे ऐसे जो आए रहती है, उनको हम कितने संख्या से देखते हैं, 7 संख्या, ठीक ना। उनकी कितनी संख्या है, 7 संख्या है। यस ब्लॉक ये कितना है, 1 और 2, यानी कि ये पहला और दूसरा वाला जो है दूट है, ये क्या है, यस ब्लॉक इसमें है। फिर देखिए पी ब्लॉक वर्ग है 13 से 18, 13 से 18, यहाँ से 13 है, फिर यहाँ से 18 तक कौन सा है, ये पी ब्लॉक है, ठीक ना। ये बीच वाला जो आपका बच रहा है, ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व उसमें रहते हैं और 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक का तत्व रहता है, ठीक ना। ये वाला आपका देखिए आवर्त और समूह खत्म हुआ। अब देखिए अगला पेज पर आते हैं। अगला पेज देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 का अथवा है, ठीक ना। अथवा वाला जो आपका प्रश्न नंबर 8 था वो खत्म हो चुका है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, तो अथवा वाला भी मैं करा दे रहा हूँ। कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ठीक ना। पहला है रिडॉक्स अभिक्रिया, पहला है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन तथा अपचयन और रिडक्शन, ठीक ना। इसका इंग्लिश है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हिंदी हम लिख दिए हैं, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण या अपचयन, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और रिडक्शन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, CuO हुआ है प्लस H2, CuO प्लस H2 को गर्म किया गया है। तो यहाँ पर Cu से ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित हो गया या फिर यहाँ से कह सकते हैं निकल गया। ऑक्सीजन निकल के H2O के पास आया और इसके साथ बॉन्ड बनाकर H2O बना लिया, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ है कि Cu से यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक ना। इसमें ऑक्सीकरण हुआ और इसमें क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हो गया, ठीक। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया, ठीक। अब देखिए सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी आपका ख वाला, इसमें सजाती श्रेणी में क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनमें प्रत्येक में एक समान क्रियात्मक समूह होता है सजाती श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सजाती श्रेणी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए हम ले लिए हैं मेथेनॉल,
मेथेनॉल यानी कि एक कार्बन की चयन है जिसमें OH ग्रुप उपस्थित होता है, ठीक ना। इसमें देखिए OH ग्रुप है और एथेनॉल में भी क्या है, OH ग्रुप है, तो दोनों में OH ग्रुप है। तो इसमें देखिए कहा गया है कि समान क्रियात्मक समूह होता है, तो समान क्रियात्मक समूह इसमें भी OH है और इसमें भी OH है, और लेकिन इसका नाम मेथेनॉल है और इसके नाम एथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसलिए ये क्या हुए, ये एक सजाती श्रेणी में आ गए, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका सजाती श्रेणी का। यहाँ पर देखिए आखिरी क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए, ठीक ना। कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, यहाँ पर हेडिंग हम लगा लिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, पहला वाला कह रहा है कि तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने में समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई, ठीक ना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या हुआ, पहला कि तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखें, फिर समान गुण वाले जो तत्व थे उनकी क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई, ठीक। दूसरा है कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। इससे क्या हुआ कि कुछ तत्व जो थे उनको सही परमाणु भार ज्ञात करने में क्या हुई, सहायता मिली। तीसरा है नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली, ठीक ना। नए तत्वों की खोजा जाए ऐसे क्या मिली, प्रेरणा मिली उससे, ठीक ना। और देखिए चौथा है तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली। क्या मिली, तत्वों की संयोजकता क्या करने में, ज्ञात करने में। संयोजकता जानते हैं ना, जो 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है, 4 होती है, ये होती है, क्या होती है, संयोजकता, ठीक ना। ये ज्ञात करने में क्या होती, क्या हुई कि इससे सहायता मिली, ठीक। तो ये आपका था अंशाल पेपर, ठीक ना। कक्षा 10 का अंशाल पेपर जो आपका ये था प्रैक्टिस सेट जो था, इसको मैं करा दिया केमिस्ट्री वाला, ठीक ना, केमिस्ट्री वाला करा दिया। लेकिन जो आपका जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान का देखिए आप लोग देख लीजिए, जीव विज्ञान का ये देखिए प्रश्न नंबर ये जो 8वां वाला था, ये अथवा मथवा सब हम करा दिए, ये सब करा दिए रसायन विज्ञान का जो था। अब देखिए खंड ग वाला है, ये बायोलॉजी है, ठीक ना। ये क्या है, जीव विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए वह प्रक्रिया, पहला क्वेश्चन है नौवां का, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उनको क्या कह जाते हैं, अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयी। जिसमें सरल अणु क्या, सरल जिनमें कार्बनिक अणु जो होते हैं सरल अणुओं में टूटते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। ख वाला कर है चर्मदाह, चर्मदाह या पहला ग्रह रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो चर्म रोग है ये किसके कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक ना। विटामिन B5 की कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन आपका महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में, ठीक ना। किसमें, श्वसन में निभाता है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका। ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। और देखिए घ वाला है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है, तो ये होता है सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक ना। कैसे होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 10वां का क वाला, इसमें कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। तो लार में जो आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो मुझे कराना था रसायन विज्ञान वो मैं पूरा कर दिया हूँ। और आपको किसी वीडियो मतलब और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। वीडियो आपको मिल जाएगी। ये गोलू जी का कमेंट था और ये कमेंट आपको पूरा कर दिया, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।